Angels of Power. ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। आपके पहले 3 दिन के सेशंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट क्लियर टू यू? यू विल बी एबल टू डू द असाइनमेंट्स नाउ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes. We'll be able to do. Very good. Today we had only 11 participants. Let's call Baba and start our today's session. युग के सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, मानवता के अवतार तुम्हारा अभिनंदन। आज की इस सभा में हम बाप और दादा का आवाहन करते हैं, आमंत्रण करते हैं और उनकी मौजूदगी को अपने बीच अनुभव करते हुए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका पेपर है पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी 201 और इसकी 4th यूनिट है पर्सनैलिटी इन द वर्क कॉन्टेक्स्ट। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, पर्सनैलिटी एक परफ्यूम है जो आप कैरी करते हैं अपने साथ, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके जी सर, एम आई ऑडिबल? जी, एक बार दोबारा बोलिए, आपका आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यू आर ऑडिबल। Yes. हाँ आ रही है। ओके ओके फाइन। देखिए, पर्सनैलिटी वो परफ्यूम है जो लेकर हम अपने साथ चलते हैं। आप बिल्कुल खामोश हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, इवन देन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत कुछ बोलती है और ऑटोमेटिक वो वातावरण को चार्ज कर देती है, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, हमारे थॉट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट एट द लेवल ऑफ थॉट है, फिर एट द लेवल ऑफ वर्ड्स आता है और उसके बाद एक्शन के लेवल पर आता है। तो पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट हम वर्क प्लेस पे भी अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि जहाँ हम काम करते हैं हम अपने जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट समय जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो उस जगह को देते हैं और सर्टेनली हमारा वर्क प्लेस हमारी पर्सनैलिटी से प्रभावित होता है। पर्सनैलिटी के आधार पर ही वर्क प्लेस पे लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। आपको मालूम है कि सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कहीं पे इंटरव्यू लिया जाता है, कहीं पे पर्सनैलिटी टेस्ट लिए जाते हैं, यहाँ तक कि जापान में आपके ब्लड टेस्ट से भी आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, उन ब्लड ग्रुप्स के लोगों के भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जिस तरह की पर्सनैलिटी के लोगों की जरूरत होती है वो ब्लड ग्रुप के आधार पर भी सेलेक्ट किया जाता है। तो personality in the work context refers to the study and understanding of how an individual's personality traits, characteristics, and behavior impact their performance, interactions, and overall experience in the workplace. हमारी पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे व्यवहार को इम्पेक्ट करते हैं, हमारी वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस को, और किस तरह से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हम ऑफिसर पोजीशन में हो सकते हैं या हम वर्कर पोजीशन में हो सकते हैं। हम अपने से बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, अपने लोअर स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि हमारी वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस कैसी है। Personality shapes how you navigate your career, engage in the task, and contribute to the organization. तो हमारी लॉयलिटी, हमारी एंटरप्रीनियर स्किल्स
और हमारा डेडिकेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म करेगा। देखिए, पर्सनैलिटी का जॉब परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमारी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो हमारे जॉब को अफेक्ट करते हैं। अगर एक व्यक्ति हार्ड वर्किंग है और वो अपना ऑनेस्टी से अपना टाइम अपने वर्क प्लेस पे लगाता है, तो सर्टेनली वो एक अच्छा वर्कर होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम तो यहाँ केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं, हम लोग सीरियस नहीं है, कॉन्साइंटियस नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, तो सर्टेनली हमारी जॉब परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी और हमारे लिए अपने कैरियर का ग्रोथ करना और ऑर्गेनाइजेशन को प्रति भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना डिफिकल्ट होगा। जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हैं, अगर इन दोनों में मैच होता है तो अच्छा ग्रोथ होता है, और अगर इन दोनों में मैचिंग नहीं होता तो भी ग्रोथ अच्छा नहीं होता। देखिए, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स में अगर हम चाहते हैं कि हम करियर में आगे बढ़े, हमारे काम में क्रिएटिविटी हो, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नए डायमेंशंस खोलें, मे बी इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मे बी हम नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, उनका क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है और हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयलिटी है, तो हम उसमें कुछ नई डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बैकवर्ड है, वो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है, उसमें क्रिएटिविटी की गुंजाइश नहीं है, तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होता। तो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज में मैच नहीं होता, तो इसमें इंडिविजुअल का ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता। फिर एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि इंडिया में हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, वो है टीम डायनामिक्स। हमारे यहाँ किस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि एज ए इंडिविजुअल, मैं एज ए इंडिविजुअल क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी क्या अचीवमेंट। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो एक इंडिविजुअल के परफॉर्म करने से ज्यादा कुछ नहीं होता, बल्कि इट इज ए टीम वर्क। पूरा टीम किस तरह से काम करता है, टीम के अंदर कितना कोहेजन है, आपस में कितना प्यार है, एक दूसरे के प्रति कितनी अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड है, वो ये डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे टीम वर्कर हैं। अगर इंचार्ज ऑफ द टीम हर अचीवमेंट को पूरी टीम के लोगों के साथ शेयर करता है कि ये हम सबका अचीवमेंट है, मेरा इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैच है, तो उसमें खाली एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, पूरी टीम डेडिकेटेडली काम करती है, तो वो जो टीम है विन कर पाती है। तो टीम वर्क करने के लिए, टीम वर्क करना, इंडिविजुअलिस्टिक लोग जो हैं वो बहुत अच्छा टीम वर्क कई बार नहीं कर पाते, हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जो टीम वर्क अच्छा नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो। तो ये भी बहुत जरूरी है जब वो लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि उन लोगों में जिनको वो सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज कितना है। अगर लीडरशिप क्वालिटी, देखिए एक अच्छा लीडर वो है क्योंकि लीडर को मालूम है कि वो हर काम खुद नहीं कर सकता, हर जगह वो खुद नहीं जा सकता, तो वो अपने साथ काम करने वाले पूरे स्टाफ को हाईली मोटिवेट रखता है, वो उनको क्रेडिट देता है। और जब हम दूसरे लोगों के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब वैसे कुछ लोग को मालूम होगा कि जब ये एमबीए कॉलेजेस स्टार्ट हुए अराउंड 80s में, उससे पहले के सिनेरियो को अगर आप देखें तो इंडिया में क्या होता था, बहुत लंबी लंबी स्ट्राइक होती थी,
कोल माइंस में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, और जो बहुत सारी पॉलिटिक्स होती थी, जो उनके वर्कर्स के लीडर्स होते थे, बहुत ब्लड शेड होता था, महीनों तक फैक्ट्रीज बंद रहती थी, फिर उसके बाद कई फैक्ट्रीज बंद भी हो जाती थी, और जो यूनियन लीडर्स होते थे बहुत हैवक क्रिएट करते थे। लेकिन जब से एमबीए कॉलेजेस आए तब से और अब तक के इन 40-50 साल का आप सफर देखें, तो आप देखेंगे कि अब ऐसा स्ट्राइक्स का जमाना नहीं है। होता भी है तो 1-2 दिन का टोकन स्ट्राइक होता है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत बड़ा चेंज है इस सीन में। आप लोग कुछ हिस्ट्री उठा के पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा। उसका कारण आपको मालूम है क्या है? कि जब एमबीए आया तो एमबीए में लॉर्ड कृष्णा के मॉडल को अप्लाई किया गया। ये एमबीए स्कूल्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ये मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस है जो हमने श्री कृष्ण के कैरेक्टर से, महाभारत से लिया है। तो श्री कृष्ण इज द बेस्ट मैनेजर लीडर इन थ्रू आउट द हिस्ट्री। क्योंकि देखिए उसके साथ जो टीम है, 5 पांडव है, बहुत छोटी सी टीम है, लेकिन वो उसे हमेशा मोटिवेटेड रखता है। जो कुछ भी हुआ, इवन अभिमन्यु की डेथ हुई, इवन देन लॉर्ड कृष्ण ने क्या कहा? पुट ए फुल स्टॉप। कल को क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करो, जो हो गया है उसे फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। उससे फिर क्या मॉडल डेवलप हुआ कि जो फैक्ट्री के लोग थे उन्होंने अपने वर्कर्स को ऑनर करना शुरू किया। इस मंथ सबसे बेस्ट करे उसे मेडल दिया जाएगा। आप जानते हैं प्रैक्टिकल टर्म्स में एक मेडल बनाने में 20-50-100 रुपए का खर्च होता है, लेकिन उस व्यक्ति अपने आप को कितना एलिवेटेड फील करता है ग्रुप के सामने जिसे वो मेडल पहनाया जाता है, और बाकी लोग भी अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि नेक्स्ट मंथ का मेडल उन्हें मिले। फिर जिसको मेडल दिया गया उसकी फैमिली को लंच या डिनर पे इनवाइट किया, ही विल फील ऑनर्ड। फिर क्या किया? अगर बहुत सारे वर्कर्स हैं तो उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए क्रैच स्कूल खोल दिया, या उनके लिए एक छोटा सा वैसे भी स्कूल खोल दिया, प्राइमरी हाई स्कूल तक, ताकि इनके बच्चों को एजुकेशन मिले। तो जब इस तरह से आपने मोटिवेट किया अपने वर्कर्स को, उनको क्या, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है, एक लीडर्स उन्हें बहला फुसलाकर बहुत लंबी लंबी स्ट्राइक करते थे, उन्हें यूज करते थे, क्योंकि जब भी वायलेंस होती है तो मरता कौन है? एक आम वर्कर, एक आम आदमी। तो वर्कर्स दे बिकम लॉयल टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ और हमारी इंडस्ट्री बहुत इंप्रूव हुई। तो एक अच्छे लीडर का रोल क्या है, वो भी उस लीडर की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। फिर है कि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, देखिए अगर छोटी से ग्रीवियंस को आपने एड्रेस नहीं किया तो वो वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। छोटी सी ग्रीवियंस हो सकती है। मेरे लिए किसी ने कहा कि हम लोगों को इतने बजे 15 मिनट का एक प्रेयर टाइम चाहिए, या हमें एक टी ब्रेक चाहिए, या हमें यूनिफॉर्म चाहिए। बहुत छोटी सी ग्रीवियंस हो सकती है। या हमें छुट्टी लेने के लिए इतने चैनल्स पार करने पड़ते हैं, हमें देन एंड देयर छुट्टी सैंक्शन हो जाए। छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन देन एंड देयर अगर आपने उन्हें रिजॉल्व नहीं किया तो वो बहुत बड़े इश्यू बन जाते हैं। बिकॉज जो लीडरशिप स्टाइल्स थे, ये वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडियन सिनेरियो में बहुत अंतर है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ अब ये कुछ रिसेंट ईयर से पहले बहुत रेड टेपिज्म था। आपको छुट्टी लेनी है, आप पहले अपने सुपरवाइजर को अप्लाई करेंगे, सुपरवाइजर मैनेजर को देगा, मैनेजर फर्दर जो उसका सीनियर मैनेजर है उसे देगा, 4-5 चैनल से होके छुट्टी सैंक्शन होने में भी 8 दिन लग जाएंगे।
लेकिन वेस्ट में क्या स्टाइल था, वो क्यों डेवलप हुए, जिसको हमने अब आके अडॉप्ट किया है, कि वहां पर वर्कर और सीनियर मैनेजर की सेम यूनिफॉर्म होगी। वर्कर चल के मैनेजर के पास नहीं जाएगा, बल्कि मैनेजर दिन में 2-3 बार वो हर यूनिट में वर्कर्स को विजिट करेगा, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी देन एंड देयर सॉल्व करेगा, उनकी एप्लीकेशन वहीं लेगा, वहीं उनकी लीव सैंक्शन करेगा और दे के आएगा। सेम यूनिफॉर्म, उनके साथ ही चाय पिएगा और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। तो ये जो हमारा अथॉरिटेरियन स्टाइल, रेड टेपिज्म पहले था, उसको जब हमने चेंज किया वेस्टर्न मॉडल से, तो हमारे यहाँ पे भी फैक्ट्री प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ। और सर्टेनली कोई भी देश ग्रो करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन करता है। तो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कम्युनिकेशन स्किल्स, जब सीनियर्स आपको आपके वर्क प्लेस पे अवेलेबल हैं और आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जनरेट होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। इसलिए लोगों को लीडरशिप रोल्स के लिए सेलेक्ट करने से पहले उनकी पर्सनालिटी को एसेस करना जरूरी होता है। फिर अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देन एंड देयर सॉल्व करते हैं और उनके बीच अच्छा कम्युनिकेशन हायर और लोअर मैनेजरियल लेवल के लोगों में है, तो वहां पे स्ट्रेस के चांसेस कम होते हैं, ग्रीवियंस के चांसेस कम होते हैं, और ये सभी चीजें हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। देखिए उसके बाद डाइवर्सिटी एंड डायनामिज्म। अब ये भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग उनके पास आए और वो अपनी अपनी क्वालिटीज के साथ एक डायनामिज्म, एक फ्लेक्सिबिलिटी उनके सिस्टम को प्रोवाइड करें। जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिवली रिजिड होते हैं, उनमें एक ही टाइप के लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय करते हैं। तो दिस ऑल्सो डिपेंड कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज क्या है। अच्छा, कुछ एक इनोवेटिव रोल्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग का फील्ड हमेशा एक इनोवेटिव फील्ड होता है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके वहाँ के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जैसे अकाउंट कीपिंग, वो एक ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है, उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन की गुंजाइश नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है कंप्यूटराइजेशन के बाद, लेकिन बेसिकली वो सेम मेथड होता है। पर्सन जॉब फिट एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरी पर्सनैलिटी मेरे जॉब के अकॉर्डिंग है। देखिए एक बहुत फिजिक की बात करते हैं, चलो फिजिकली एक बहुत कमजोर व्यक्ति है, दुबला पतला है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। अब वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है जहां सुबह 8 से रात के 8 बजे तक 12 आवर्स की ड्यूटी है। क्या उसे सूट करेगा? उसके फिजिकल पर्सनैलिटी को ही सूट नहीं करेगा कि वो इतने लंबे घंटे तक काम कर सके। तो इसलिए हम जिस भी तरह के जॉब को सेलेक्ट करें, मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पर्सनालिटी को सूट करता हुआ हो। कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छा ऑरेटर है, वो टीचिंग जॉब में अच्छा कर सकता है। एक बहुत क्रिटिकल व्यक्ति है, हर चीज को बहुत क्रिटिकल एंगल से देखता है, बहुत लंबा लंबा क्रिटिकल डिस्कशन कर सकता है, तो एक बहुत अच्छा एडवोकेट हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। तो इसलिए जरूरी है कि पर्सन जॉब फिट भी हो और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट भी हो। लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिन लोगों को हम अपने जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिए वो मॉरली या एथिकली कितने स्ट्रांग हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट और ट्रेनिंग है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिससे भी लोग हमारे साथ हैं उन लोगों को
हम प्रॉपरली ट्रेनिंग दें, उन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का व्यू पॉइंट क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, उसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दें, ट्रेनिंग दें और इस तरह से उन्हें डेवलप करें कि वो हमारे साथ एक लंबे समय तक रहें, ऑर्गेनाइजेशन को भी उनसे फायदा हो और उनको भी ग्रोथ के चांसेस मिले, अर्थात हमारे दोनों के बीच एक विन विन एटीट्यूड हो। देखिए, पर्सनैलिटी को रिलेट्स विद जॉब परफॉर्मेंस। अब जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा जॉब परफॉर्मेंस भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कंसाइटियसनेस, जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, बहुत ऑनेस्टली अपने काम को करते हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत अच्छा जॉब करेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन को उनको फायदा होगा और वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को ड्रॉप करना नहीं चाहेगा। फिर देखिए, एक्सट्रोवर्जन, जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, जो बहुत जल्दी सबसे सोशलाइज कर सकते हैं, जो दूसरे लोगों से मेल मिलाप रख सकते हैं, फ्रेंडली जल्दी हो जाते हैं, दूसरे लोगों को अपने व्यू पॉइंट से कन्विंस कर लेते हैं, ऐसे लोग मार्केटिंग के जॉब्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जबकि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ऑफिस का टेबल वर्क और इन्वेंट्री मेंटेन करना, वो इस तरह के काम कर सकते हैं। तो जॉब परफॉर्मेंस हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। देखिए, हम चाहे घर पे हो या वर्क प्लेस में हो, अगर वर्क प्लेस पे हम इमोशनली स्टेबल नहीं है, हम इजीली इरिटेट हो जाते हैं, हमारा बोलने का जो एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज है, वो गलत हो जाता है, बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है, दूसरों पे गुस्सा निकालने लग जाते हैं, तो सर्टेनली हम ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे और इमोशनली अनस्टेबल व्यक्ति को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ लंबे समय तक नहीं रख सकता। तो हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, हमारा अपनी इमोशंस पे कंट्रोल हो और हमारे सामने जो व्यक्ति है उसकी इमोशंस पे भी हमारा पूरा जजमेंट हो कि उसके अंदर किस तरह का इमोशन डेवलप हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें ताकि हम बेस्ट पॉसिबल एडजस्ट कर सकें। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जैसा कि बिग 5 में हमने पढ़ा था, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, कि जो लोगों में लर्नर एटीट्यूड होता है, वो नए एक्सपीरियंसेस लेने को तैयार होते हैं, दे आर ओपन टू लर्निंग, वो तमाम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि आप उन्हें किसी भी तरह की नई ट्रेनिंग देकर अपने साथ रख सकते हैं। एग्रीएबलनेस भी बहुत जरूरी है। जो लोग दूसरों के साथ डिस्कशन करके उनके व्यूज को एडजस्ट कर लेते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, नई सिचुएशन को, नए लोगों को, उनसे सीखते हैं और अपनी नई चीजें उनको सिखाते हैं, ऐसी एग्रीएबल पर्सनालिटीज हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात बताऊं, जितना भी सोशल लेडर में आप राइज करना चाहते हैं, तो उसका इंडिकेटर ये है कि आप में जितनी एडजस्टमेंट की क्वालिटी ज्यादा होगी, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना आप सोशल लेडर पे राइज कर सकते हैं। आपको मालूम है, एक बार अटल जी ने इंडिया में जब गवर्नमेंट बनाया हमारा, तो 27 पार्टीज का कोलिशन था। आप बिलीव करिए, घर में 4 लोगों को साथ लेके चलना के लिए भी आपको कितना एडजस्ट करना पड़ता है, और 27 छोटी छोटी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट बनाना, नॉट ए जोक। तो जितनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी किसी व्यक्ति में ज्यादा होती है, तो उतना ही वो सोशल लेडर में राइज कर सकता है। फिर है प्रोएक्टिविटी एंड इनिशिएटिव। यू मस्ट बी प्रोएक्टिव। देखिए, बहुत सारी चीजें लाइफ में इसलिए छूट जाती हैं
कि आप यही इंतजार करते रहते हैं कि दूसरा आदमी कहेगा तब मैं करूंगा। पहल वो करे, पहले कौन करे? पहले आप, पहले आप इंतजार करते करते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ की आप छोड़ देते हैं। तो प्रोएक्टिव का मतलब है कि जिस समय आपको जो सुझाव देना है, जो एक्शन करना है, आप उस समय पहल करें। यू आर द फर्स्ट वन टू गिव द सजेशन और डू दैट न्यू एक्टिविटी। आप इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव लेने वाले लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जो हिम्मत रखता है उसकी मदद खुदा भी करता है। तो हिम्मत करके आप प्रोएक्टिव होके अपना काम करेंगे तो दूसरे लोगों को भी उससे उत्साह मिलेगा और आप अपने मोटिव्स में सक्सेसफुल होंगे। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि जो एक व्यक्ति ऑनेस्ट है अपने वर्क प्लेस में और वो उसके प्रति ईमानदारी से काम करता है, उसमें किसी तरह का करप्शन, ब्राइब और इन सब चीजों को नहीं करता, ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोगों को लोग सेलेक्ट करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल अपनी लाइफ पे देखा। एक मेरी स्टूडेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत अच्छी परसेंटेज थी उसकी, लेकिन उसने एक मिलिट्री में टीचिंग के पोस्ट के लिए 4 बार क्वालिफाई किया, क्योंकि इंटेलिजेंट थी, लेकिन चारों बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और लेटर ऑन बाय चांस किसी और चैनल से जब मेरा उन लोगों से कांटेक्ट हुआ जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया था, तो वो लोगों ने जो पर्सनालिटी टेस्ट लिए उसमें मिलिट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग शी वाज नॉट अ फिट वन, क्योंकि मिलिट्री में हमें 100% ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी टुवर्ड्स द कंट्री चाहिए, और उससे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। टैलेंट से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। उसके बाद है रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। देखिए, रेजिलियंस का मतलब है कि द कैपेसिटी टू कम आउट ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्स सिचुएशन ऐसे टेस्ट पेपर हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन कितनी हिम्मत से आप उस परिस्थिति से बाहर निकलकर अपने लिए रास्ता बना लेते हैं, वो रेजिलियंस क्वालिटी कहलाती है। और आप बदली हुई परिस्थितियों से कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, ये क्वालिटीज जिन लोगों की पर्सनैलिटी में होती हैं, कंपनीज उन लोगों को एम्प्लॉय करने में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि इससे उनके ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए, जो रिलेशन है पर्सनैलिटी और जॉब परफॉर्मेंस में, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों हम इतना जोर देते हैं कि हम इस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट वाले लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय करें? देखिए, एक तो है कि प्रिडिक्टिव वैल्यू है। आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है, इसी तरह आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखकर कोई भी व्यक्ति ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये व्यक्ति आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो सिलेक्शन है आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंग जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है या नहीं करता। सपोज करिए, जो हायर पोस्ट होती हैं उस पे हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो बहुत सीक्रेटिव हो, जो बात हर एक को ना बताते हो, जो कॉन्फिडेंस की बात है वो कभी किसी से शेयर ना करे। और अगर कोई व्यक्ति बहुत एक्सट्रोवर्ट है, हर बात दूसरों से शेयर करता है, तो क्या वो कंपनी के या गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को रख पाएगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके साथ पर्सनालिटी ट्रेट्स मैच करते हो, क्योंकि अगर वो मैच करते हैं तो जॉब में व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, और अगर वो मैच नहीं करते तो वो जॉब में सक्सेसफुल नहीं ही होते। तो देखिए, जॉब के साथ फिट होने के लिए ये जरूरी है कि या तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी वैसी हो, या फिर ट्रेनिंग के बाद हम उसे वैसी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाएं।
ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? इवन देखिए आईएएस जैसी पोस्ट के लिए इसकी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना वास्ट सिलेबस होता है, उसका भी बाकायदा एक लंबा ट्रेनिंग होता है। और ये ट्रेनिंग ही है जो आपको उस जॉब के फिट बनाता है, आपको ये सिखाता है कि आपको गवर्नमेंट के प्रति लॉयलिटी फर्स्ट कंडीशन है, और जितने भी गवर्नमेंट के सीक्रेट्स आपके पास हैं वो आप किसी से भी शेयर नहीं करोगे, नॉट इवन विथ योर फैमिली मेंबर्स। और इसमें इंटेलिजेंस तो एक ऐसा फील्ड है जो लोग इंटेलिजेंस में, जैसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम क्या है मालूम है आपको? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंडिया की है, CBI. नहीं, रॉ है। रॉ पाकिस्तान में या फॉरेन कंट्रीज में जो ऑपरेट करती है। सीबीआई इज फॉर विद इन द कंट्री, लेकिन जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट करती है रॉ। और जो रॉ के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें लास्ट मोमेंट तक खुद भी ये पता नहीं होता कि किस कंट्री में उन्हें भेजा जा रहा है। बस उन्हें एयरपोर्ट पे आए, उन्हें टिकट पकड़ाया और चले गए, और वो अपनी फैमिली से भी कुछ चीजों को शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से जो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये भी बहुत जरूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा एज ए इंडिविजुअल उनके साथ हमारी कैरियर ग्रोथ भी हो, और एज ए इंडिविजुअल भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ग्रोथ नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स बट लर्निंग भी हो। और इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में हमारी अडेप्टेबिलिटी और चेंज मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम कहाँ तक हम एडजस्ट कर पाते हैं और उस चेंज को मैनेज कैसे कर पाते हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर टीम डायनामिक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, कि जो हमारा टीम वर्क है वो बहुत अच्छा हो। देखिए एक कहते हैं एक बार एक स्टोरी है कि एक जार था, उसमें बहुत सारे क्रैब्स थे, और वो क्रैब्स का वो कहीं बाहर ले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई भी क्रैब उससे बाहर नहीं आ पा रहा, तो उसका ढक्कन खुला हुआ था उस पॉट का। तो पूछा, भाई ये क्रैब्स जो है ये बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? तो देखा कि हर एक क्रैब जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा उसकी टांग पकड़ के उसे नीचे खींच लेता है, तो सब एक ही जगह पे है, कोई बाहर नहीं जा पा रहा। तो टीम डायनामिक्स इस बात को इंडिकेट करती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के जितना काम करते हैं, उतना ज्यादा हमारी टीम स्ट्रांग होती है, और परफॉर्मेंस टीम की होती है, एक व्यक्ति की नहीं होती। और फिर नेक्स्ट है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हमारे जो कन्फ्लिक्ट हो, हम उन कन्फ्लिक्ट्स को प्रॉपरली रिजॉल्व करें। किसी भी व्यक्ति को कोई बात बुरी लगी है, उसकी स्थिति क्या है, हमने किस कॉन्टेक्स्ट में उसे कहा था, तो अगर हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है तो हम किसी की डाउट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी लीडरशिप की इफेक्टिवनेस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हमारा जो लीडरशिप है वो कहाँ तक इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव है लीडरशिप, तो वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है, और जो भी वर्कर्स के बीच में, काम करने वाले लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, वो उन्हें हैंडल करके एक हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। आज के समय में एक हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा है। वर्क प्लेस वेलबींग, देखिए हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ की कंडीशंस मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। देखिए कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के लंग्स खराब हो जाते हैं, वो जिस तरह के केमिकल्स को इनहेल करते हैं उनकी फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप देखिए टोबैको इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं,
अब टोबैको की ग्रीन लीव्स होते हैं, टोबैको का जो फील्ड होता है उसके चारों तरफ हेज भी नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसमें कोई इवन स्नेक तक भी वहां पर नहीं जाता। एक ही एनिमल है जो टोबैको को खाता है, आपको मालूम है, और वो है व्यक्ति, मनुष्य। तो जो टोबैको की लीव्स को हैंडल करते हैं, टोबैको की जो जूस है वो स्किन से उनके हाथों के अंदर उनकी बॉडी में चला जाता है, लोगों को नॉसिएटिंग होता है, वॉमिटिंग। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस जगह काम कर रहे हो वहां का जो वर्क प्लेस है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए फिट है या नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जहाँ फिजिकल हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी मेंटल या इमोशनल हेल्थ डैमेज हो सकती। जैसे सोशल मीडिया जहाँ पर आपकी नाइट शिफ्ट्स हैं, केवल रील्स आप देख रहे हैं, उस तरह के एटमॉस्फेयर में भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल या इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वर्क प्लेस हमारे लिए फिजिकली भी सेफ हो, मेंटली इमोशनली सेफ हो, और वहां पर हेल्दी एनवायरनमेंट हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल हम उसे लाइफ में इंसेंटिव्स दे सके, क्योंकि पर्सनालिटी और वर्क प्लेस के बीच एक टू वे इंटरेक्शन है, वन वे नहीं है, टू वे इंटरेक्शन है। आप बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने 6 महीने बहुत मेहनत किया, लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं मिला, उल्टा आपको क्रिटिसाइज किया गया, तो आपका काम करने का जो मोटिवेशन था वो खत्म हो जाएगा, और उसका नुकसान केवल इंडिविजुअल को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि परफॉर्मेंस का प्रॉपरली मैनेजमेंट हो और अच्छे काम करने वाले लोगों को इंसेंटिव दिया जाए, मोटिवेट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। इसलिए डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शंस करके उन्हें ऑनर करना, मेडल देना, उनकी फैमिलीज को गिफ्ट देना, होली दिवाली पे उनकी फैमिलीज को लंच डिनर कराना, उनके बच्चों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स करना जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, और या उनके बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो इस तरह की चीजें की जाए तो हम परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मैनेज करें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और व्यक्ति दोनों के लिए एक विन विन एटीट्यूड प्रोवाइड करेगा। वेलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर अगर कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे एक छोटा-सा आपका फर्स्ट एड सेंटर हो, किसी को कोई फिज़िकल हार्म हो गया हो, तो इमीडिएट उसको हेल्प दी जा सके। वहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल हो, या वहाँ पर काउंसलर हो, अगर जॉब रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ओवरनाइट काम करते हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो उन लोगों की काउंसलिंग के लिए एक काउंसलर हो जो उनको इस तरह की चीजों से कोप अप करने की स्ट्रेटजी सिखाए, छोटे छोटे साइकोलॉजिकल टूल्स को वो यूज कर पाए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रिटेंशन एंड टर्नओवर, कि आप अपने एम्प्लॉयज को लंबे समय तक अपने साथ भी रखें, और जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनको अपनी दूसरी यूनिट्स में ट्रांसफर भी करते रहें। इस तरह से उनके अच्छे स्किल्स जो उन्होंने सीखी हैं वो दूसरे जगह जो आपकी यूनिट है उनको भी उन अच्छे लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। वो लोग भी आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे, और उनका एक जॉब रोटेशन या चेंज भी होता रहेगा। इफेक्टिव फीडबैक और इवैल्यूएशन, देखिए आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका फीडबैक भी बहुत जरूरी है, और ये एग्जिट इंटरव्यू के रूप में भी लिया जाता है। एग्जिट इंटरव्यू होते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें उससे पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में उससे प्लस पॉइंट क्या लगे और माइनस पॉइंट्स क्या लगे, अर्थात एक स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ क्या है,
वीकनेस क्या है, इन दोनों के बारे में हमें पता हो, हमारे पास फीडबैक हो, तो हम अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ शांतिवन में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो हर कॉन्फ्रेंस के साथ हम पहले ही फीडबैक फॉर्म देते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि इस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या क्या कमियां लगी, उनको पहले लिस्ट करिए। खाने में कोई कमी लगी, रेसिडेंस में कोई प्रॉब्लम थी, जो आपको लेक्चर्स इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, दोनों ही। और आप ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या आपके सुजेशंस हैं। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज हम सोचे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, बिना फीडबैक के हम अपने आने वाली इवेंट्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो फीडबैक के बेस पे हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं और फिर उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कस्टमर सर्विस और क्लाइंट रिलेशनशिप, हम किस तरह की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम कितने परसेंट ऑनेस्ट हैं, या इंटेग्रिटी कितनी है, और उसके बेस पे ही हमारे क्लाइंट से हमारा रिलेशनशिप कैसे होगा। जैसे देखिए, आजकल ऑनलाइन परचेजिंग एक फेड बन गया है, एक फैशन बन गया है। लेकिन ऑनलाइन परचेजिंग में कई बार ऐसे लोग भी हैं जो आपने प्रोडक्ट को वापस कर दिया, आपको समझ में नहीं आया, वो पैसा वापस देने की गारंटी नहीं करते। और कई ऐसे हैं कि इतना घटिया प्रोडक्ट भेजते हैं और उनके लिस्टिंग में पैसा वापस करना या प्रोडक्ट चेंज करना वो भी नहीं। तो हम किस तरह की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट से हमारा रिलेशन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो लोग मैनेज कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। और अगर वो फेयर नहीं है, फेयर ऑनेस्ट होना उनकी पर्सनालिटी में नहीं है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए देखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर अमेज़न, आपने लिया प्रोडक्ट, पसंद नहीं आया, वापस करा, मनी इज रिटर्न टू योर अकाउंट। और जब तक कोई ऐसा नहीं करता तो उसके लेवल तक कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अभी तक स्टैंड नहीं कर पाता। इनोवेशन और क्रिएटिविटी, देखिए, हाँ, ये इनबिल्ट है आत्मा के अंदर, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, इनोवेशन करना। बाबा भी कहते हैं मुझे हर रोज एक नए तरीके से, नए संबंध से याद। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी चूंकि इंडिविजुअल की एक इन्नेट क्वालिटी है, इन्नेट जरूरत है, और जब तक हम अपनी सर्विसेज को क्रिएटिव लेवल पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हम एवरग्रीन फील्ड में नहीं रह सकते, और कॉम्पिटिटर्स आएंगे, यू विल बी आउट। इसलिए अगर हमें मार्केट में रहना है, अब जिस भी फील्ड में है, आपको डिमांडिंग लेवल पे रहना है, तो आपको जो भी सेवा, जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, उसमें कुछ नया, इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड यूजफुल फॉर द सोसाइटी, ऐसा करना ही पड़ेगा। बिना उसके आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते। देखिए, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वर्क प्लेस पे मैन टू मैन चीजें वेरी करती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, हमारी अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, वो अलग अलग तरह की चीजें हमारे सामने रखती हैं। तो हमारी जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे, उसी के अनुसार हमारा जॉब परफॉर्मेंस होगा। अच्छा, वर्क प्लेस पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो चीजों को बहुत आगे बढ़ाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और इससे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा और उनका भी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगा। तो लीडरशिप क्वालिटी कैसा है और मैनेजमेंट कैसा है, हम टाइम पे सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, हम एम्प्लॉयज को सैलरी भी समय पे देते हैं, हम उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये है कि वर्क प्लेस पे हमारा कैरियर डेवलपमेंट कितना है, वो हमें, हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन लोगों का हम किस आधार पर करते हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज के साथ फिट बैठते हो, इस तरह से हम रिक्रूटमेंट करें।
और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देकर हम लंबे समय तक अपने साथ रख पाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये था आपका आज का जो टॉपिक था, वर्क प्लेस एंड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी और कैरियर, और हम क्यों लोगों की पर्सनैलिटी देखकर उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा पर्सनैलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क। ये काफी एक छोटी सी यूनिट थी, तो आई हैव ट्राइड टू कवर इट। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा कि आप लोगों को सेलेक्ट करते हुए उनके किन पर्सनालिटी ट्रेट्स को ध्यान में रखें। तो आप एक द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए आप इसको क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। May I ask you if you have any questions? No questions. ओम Okay. शांति, एक क्वेश्चन था, ओपननेस और अग्रीएबिलिटी ये दोनों को रिलेटेड है? अगर कोई व्यक्ति है जो ओपन है टू आइडियाज तो वो ही विल टेंड टू बी अग्रीएबल? May or it may not be, because openness means you have a learner attitude. आपका एक सीखने का एटीट्यूड है, यू आर ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू वेज ऑफ वर्किंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, यू आर ओपन टू इट. ओके, agreeableness is something different. Agreeableness comes after you have an unconditional love. It is acceptance. I accept you as you are. That is agreeableness. First of all, I accept you as you are. Then I will discuss with you. I may or may not agree to your viewpoint, but I accept that आप जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अपने दृष्टिकोण से आप ठीक हैं, मैं अपने दृष्टिकोण से ठीक हूँ, हमारे दृष्टिकोण, हमारे व्यू पॉइंट्स डिफर हो सकते हैं, even then we accept each other. That is agreeable. So openness is something different, that we have a learner attitude, and agreeableness is something different. Am I clear? यस, थैंक यू सो मच. Okay, fine. Om Okay, Shanti. Shanti. Thank you, ma'am. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Oh, thank you all of you. ओम Thank शांति you, दीदी, Baba. मुझे कुछ पूछना था Oh, जी. जी सिस्टर बताइए. हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ही हमारा इस हर एक चीज का जो पेपर आएंगे, क्वेश्चन पेपर्स, तो क्या आप हमें थोड़ा सा उसका जैसे जी. पेपर स्टाइल बोलते हैं कि कितने क्वेश्चन मतलब आते हैं, फिर कितने मार्क्स के, हमें किस तरह लिखना होता है, ऐसा कुछ आइडिया मिल सकता है? और देखिए कौन ये से 5, कंटेंट से ज्यादा हो सकता है, मतलब कुछ जैसे आईएमपी जैसा हो, या तो हमें कुछ समझ आए? देखिए जैसे इस बुक में 5 यूनिट्स हैं, है जी. ना? तो आप हम्म. एक एक लीडिंग क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाता है हर चैप्टर का, तो जी. आप एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हर चैप्टर का कर लें और शॉर्ट ओके. नोट कर लें, बस इतना ओके. काफी हो जाएगा आपको पास करने के लिए. आप जैसे मैंने आपको कराया, मैंने हर क्वेश्चन को टच किया है, तो आप पहले तो असाइनमेंट्स बना लिए आपने? नहीं, अभी थोड़ा बाकी है. हाँ, तो लौकिक में आप थोड़ा अभी. assignments करें और हर जी. पेपर, हर यूनिट में से जो एक जी. लीडिंग क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को, एक या दो क्वेश्चंस को तैयार कर लें, और आप 10-15 क्वेश्चन कर लें, शॉर्ट नोट्स कर लें, आप इजीली कवर कर लेंगे. आपके क्वेश्चन की लेंथ 3 या 4 पेज की तो होनी चाहिए. थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज्यादा जी. सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं उन्हें एजुकेशन छोड़े हुए लंबा समय हो जाता है, उन्हें आता होता है कंटेंट लेकिन लिख जी. नहीं पाते हैं. तो इसलिए ये जरूरी है कि थोड़ा लिखने का आप प्रैक्टिस कर लें, और आपका जी. हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. आई एम वेरी श्योर. जी. जी. ओके, थैंक यू. जी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति.
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मैम। थैंक यू बाबा।